अगर आपको पता हो कि कुछ महीनों बाद आपकी मौत तय है तो आप क्या करेंगे? घर वालों से मिलेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे या किताबें पढ़ेंगे? 23 साल का एक लड़का था जिसने तीसरा रास्ता चुना। उसका नाम था भगत सिंह। हर बच्चा दो तरह से बड़ा होता है, या तो उसे दुनिया से बचाया जाता है या उसे असली दुनिया दिखाई जाती है। भगत सिंह के घर में पुलिस आना नई बात नहीं थी, जेल जाना शर्म की बात नहीं थी, संघर्ष बातचीत का हिस्सा था। जिस घर में सच छुपाया नहीं जाता वहां बच्चे डरना नहीं सीखते, और जो डरना नहीं सीखता उसे बहादुर बनने की कोशिश भी नहीं करनी पड़ती। आज हम बच्चों को हर दर्द से बचाना चाहते हैं, हर असफलता से, हर सच्चाई से, लेकिन सच ये है, कंफर्ट करेज पैदा नहीं करता, सच्चाई करेज पैदा करती है। जिस बच्चे को दुनिया की वास्तविकता समझाई जाती है वही बड़ा होकर फैसले लेने से नहीं डरता। 1919 जलियांवाला बाग, सैकड़ों लोग गोली से मारे गए। उस उम्र में एक बच्चा दो काम कर सकता था, या तो डर कर भूल जाता या सवाल पूछता, ऐसा क्यों हुआ? लेकिन भगत सिंह वहां गए। उन्होंने इस भयानक हिंसा का खुली आंखों से सामना किया और वहां पड़ी खून से भीगी मिट्टी को उठाया और इस क्रूर अन्याय को हमेशा के लिए अपना पर्पस बना लिया। ये उनका गुस्सा नहीं था, ये एक निर्णय था कि अन्याय देखकर चुप नहीं रहूंगा। ये उनकी निडरता का प्रतीक है। ऐसे टाइम पर गुस्सा आना बड़ा आसान होता है, लेकिन भगत सिंह ने इस हिंसा के पीछे छुपी वास्तविकता को जानना चाहा, वास्तविक कारण को जानना चाहा। उन्होंने किताबें चुनी, आयरिश रिवॉल्यूशन, रशियन रिवॉल्यूशन, इकोनॉमिक्स, फिलोसॉफी। उन्होंने समझा अगर सिस्टम बिना समझे लड़ोगे तो लड़ाई खत्म होगी, अन्याय नहीं। 1927 लाहौर में उनकी पहली गिरफ्तारी हुई। ब्रिटिश पुलिस को शक था कि वो क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़े हैं। फिर पूछताछ शुरू हुई, बार बार वही सवाल, तुम्हारे साथी कौन है, योजना किसने बनाई, नाम बता दो, इससे तुम्हारी सजा कम हो सकती है। ब्रिटिश अधिकारियों को अच्छी तरह पता था कि डर इंसान को कहाँ तोड़ता है। उन्होंने सिर्फ कानून का सहारा नहीं लिया, उन्होंने आस्था का सहारा लिया। भारत में भगवान सिर्फ आस्था नहीं है, भावना है, और दर्द के समय भावना इंसान को कमजोर बना सकती है। इसलिए उन्होंने हथकड़ी से पहले मन को पकड़ने की कोशिश की। ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा, प्रार्थना करो, भगवान तुम्हें बचा लेंगे, क्योंकि उन्हें पता था जब इंसान डर जाता है तो वह सच नहीं बचाता, वह खुद को बचाता है। क्योंकि ब्रिटिश अधिकारियों को पता था कि दर्द इंसान को तोड़ता नहीं, उसे समझौता करना सिखा देता है, डर के बदले सुरक्षा। लेकिन भगत सिंह ने खुद से एक अलग सवाल पूछा, अगर मैं सिर्फ इसलिए प्रार्थना करूं क्योंकि मुझे सजा से डर लग रहा है तो क्या यह सच्चा विश्वास होगा या सिर्फ बचने की कोशिश? उन्होंने समझ लिया था कि डर में की गई प्रार्थना न खुद के साथ ईमानदारी होती है न भगवान के साथ। वह मदद नहीं मांगती, वह जिम्मेदारी से भागती है। उन्होंने सहयोग नहीं किया, नाम नहीं बताए, और पहली बार उन्होंने तय किया अपने फैसलों की जिम्मेदारी किसी बाहरी शक्ति पर नहीं डालेंगे। बाद में उन्होंने एक बड़ा सुंदर लेख लिखा, Why I am an atheist, मैं नास्तिक क्यों हूं। यह विद्रोह नहीं था, यह ईमानदारी थी। हर मुश्किल में मैं किसी और से चमत्कार की उम्मीद करूं तो साहस पैदा नहीं होगा। उन्होंने भगवान को नहीं ठुकराया, उन्होंने डर को ठुकराया। कुछ समय बाद भगत सिंह ने महसूस किया कि अंडरग्राउंड रहकर लिखे गए पैम्पलेट्स या छोटे विरोध अब लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे। ब्रिटिश सिस्टम इतना मजबूत था कि सच लोगों तक पहुंचने से पहले ही दबा दिया जाता था। उस समय उनके सामने दो रास्ते थे, या तो चुप रहकर उसी व्यवस्था का हिस्सा बने रहे जिसे लोग धीरे धीरे नॉर्मल मान चुके थे, या फिर ऐसा कदम उठाए जिसे पूरा देश नजरअंदाज न कर सके। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने का फैसला इसी सोच ने लिया। यह हिंसा का फैसला नहीं था। उन्होंने जानबूझकर कम पावर वाले बम चुने ताकि आवाज पहुंचे, जान न जाए।
उनका उद्देश्य किसी इंसान को नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि उस व्यवस्था को झकझोरना था जो अन्याय को कानून का नाम देकर चला रही थी। उन्हें पता था एक बार पकड़े गए तो रिहाई लगभग असंभव होगी। फिर भी उन्होंने भागने का रास्ता नहीं चुना। बम फेंकने के बाद वहीं खड़े रहे, पैम्पलेट्स गिराए, नारे लगाए और खुद गिरफ्तारी दी। क्योंकि अब लड़ाई छुपकर नहीं लड़ी जानी थी, अब अदालत ही उनका मंच बनने वाली थी। उन्होंने समझ लिया था कि कभी कभी जेल की सलाखों के पीछे खड़ा इंसान उस आज़ाद भीड़ से ज़्यादा ताकतवर होता है जो डर के कारण चुप रहती है। और सच में वही हुआ। उनकी गिरफ्तारी की खबर पूरे देश में फैल गई। युवाओं ने पहली बार देखा कि सत्ता से डरना ज़रूरी नहीं है, उसे सवाल करना भी संभव है। शायद उस दिन उन्होंने सिर्फ एक बम नहीं फेंका था, उन्होंने लोगों की आदतों पर वार किया था। क्योंकि अन्याय तभी टिकता है जब लोग उसे सहने की आदत बना लेते हैं, और आवाज़ तभी पैदा होती है जब कोई पहला इंसान खड़ा होकर कहे अब बस। जेल पहुंचने के बाद संघर्ष खत्म नहीं हुआ। असल में ब्रिटिश सरकार की असली रणनीति वहीं से शुरू होती थी। इंडियन फ्रीडम फाइटर्स को क्रिमिनल्स की तरह रखा जाता था। खाना अलग, व्यवहार अलग, रेस्पेक्ट बिल्कुल नहीं थी। क्योंकि सत्ता जानती थी अगर इंसान का आत्मसम्मान टूट जाए तो उसके विचार भी धीरे धीरे टूट जाते हैं। ये सिर्फ शरीर को कैद करना नहीं था, सोच को छोटा करने की कोशिश थी। लेकिन भगत सिंह ने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू की। यह गुस्से का फैसला नहीं था, यह एक घोषणा थी। अगर शरीर ही हथियार बन जाए तो बिना हिंसा के भी व्यवस्था को चुनौती दी जा सकती है। दिन बीतते गए, शरीर कमज़ोर हुआ, फोर्स फीडिंग की गई, दर्द दिया गया, उन्हें तोड़ने की कोशिश हुई। और यहाँ तक कि उनके साथी जतिन दास ने 63 दिनों बाद प्राण त्याग दिए। लेकिन स्ट्राइक नहीं टूटी, क्योंकि अब यह व्यक्तिगत संघर्ष नहीं रहा था, यह डिग्निटी की लड़ाई बन चुकी थी। भगत सिंह और उनके साथियों ने दिखाया कि सत्ता दर्द देकर डर पैदा करती है, लेकिन जब इंसान खुद दर्द चुन ले तो सत्ता का सबसे बड़ा हथियार ही खत्म हो जाता है। शायद उसी दिन उन्होंने साबित किया आज़ादी सिर्फ हथियार से नहीं मिलती, कभी कभी अपने ऊपर नियंत्रण ही सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। सज़ा लगभग तय हो चुकी थी। तब देश के साथ साथ उनका परिवार भी उन्हें बचाना चाहता था। ऐसे में भगत सिंह के पिता ने कोशिश की कि किसी तरह उन्हें जेल से छुड़ा लिया जाए। आखिर एक पिता अपने बेटे को खोने की कल्पना भी कैसे कर सकता है। कानूनी रास्ते तलाशे गए, मर्सी पिटीशन की बात हुई। उम्मीद थी कि शायद अदालत या सरकार सज़ा बदल दे और जीवन वापस मिल जाए। लेकिन भगत सिंह के लिए सवाल सिर्फ जीवन का नहीं था। सवाल ये था, क्या वो उस रास्ते बचना स्वीकार कर सकते हैं जिसे उन्होंने पूरी समझ और जिम्मेदारी के साथ चुना था। जब उन्हें पता चला कि उनके पिता उनकी रिहाई के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उन्होंने बेहद स्पष्ट शब्दों में अपने पिता को लेटर लिखा कि ये संघर्ष उनका अपना निर्णय है। अगर वह डर या भावनाओं के कारण पीछे हट जाए तो जिन विचारों के लिए खड़े हुए हैं वही कमज़ोर पड़ जाएंगे। यह परिवार से दूरी नहीं थी, ये अपने निर्णय की जिम्मेदारी लेना था। उन्होंने जीवन से प्रेम करना नहीं छोड़ा था, लेकिन उन्होंने ऐसा जीवन स्वीकार करने से इनकार किया जो समझौते पर टिके। क्योंकि कभी कभी लंबी जिंदगी से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अपने सच के साथ सीधा खड़े रहना। जब फांसी की सज़ा तय हो चुकी थी तब जेल के बाहर बेचैनी बढ़ रही थी। लोगों के भीतर गुस्सा था और सरकार को डर था कि कहीं विरोध भड़क ना जाए। इसलिए तय तारीख से पहले ही शाम के समय अधिकारियों ने उनकी कोठरी का दरवाज़ा खोला। इस समय भगत सिंह पढ़ रहे थे लेनिन की किताब। अधिकारी कुछ क्षण चुप खड़े रहे, क्योंकि जिस व्यक्ति को कुछ ही देर बाद मौत के सामने जाना है उससे ऐसी शांति की उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। उन्होंने सिर उठाकर देखा, जैसे कोई सामान्य इंटरप्शन हुआ हो। कहा जाता है कि उन्होंने विनम्रता से कुछ समय मांगा ताकि पढ़ रहे पन्ने पूरे कर सके। सोचिए, जिसे पता हो कि अब लौट कर आने का कोई रास्ता ही नहीं है, वो उस समय क्या करता है? भागने की कोशिश, डर, प्रार्थना। लेकिन भगत सिंह ने सीखना चुना। शायद इसलिए नहीं कि उन्हें मौत का एहसास नहीं था, बल्कि इसलिए कि उन्हें जीवन को पहले ही समझने का निर्णय ले लिया था। कुछ पन्ने पूरे करने के बाद उन्होंने किताब बंद की। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई घबराहट नहीं, बस एक शांत स्वीकार। दरवाज़ा खुला, अधिकारी खड़े थे, लेकिन उन्हें ले जाया नहीं गया। वो खुद उठे,
जैसे किसी तय मुलाकात के लिए जा रहे हों। बिना किसी आग्रह के, बिना किसी विरोध के बाहर उनके साथी इंतजार कर रहे थे। राजगुरु, सुखदेव तीनों साथ चले, कंधों पर हाथ रखे, गीत गाते हुए। जेल की दीवारों के भीतर शायद पहली बार मौत से ज्यादा जीवन की आवाज सुनाई दे रही थी। कहा जाता है कि उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आज हम उन लोगों से मिलने जा रहे हैं जिन्होंने ये रास्ता पहले चुना था। धार्मिक रस्में प्रस्तावित की गई, प्रार्थना करने को कहा गया, लेकिन उन्होंने विनम्रता से मना कर दिया, क्योंकि उनके लिए यह क्षण डर से बचने का नहीं था, समझौता करने का भी नहीं। यह एक निर्णय का अंत था जिसे उन्होंने बहुत पहले स्वीकार कर लिया था। बहुत लोग उस शाम को अंत मानते हैं। शायद वो अंत नहीं था, क्योंकि कुछ यात्राएं शरीर के साथ खत्म नहीं होती, वे विचार बनकर आगे बढ़ती है। और उस दिन 3 लोग फांसी पर नहीं चले थे, 3 विचार आगे बढ़े थे, डर से मुक्त। लोग अक्सर सोचते हैं भगत सिंह ने मौत को स्वीकार किया, लेकिन शायद उन्होंने मौत को नहीं, डर को अस्वीकार किया, क्योंकि उनके लिए आज़ादी सिर्फ एक देश की सीमाओं का सवाल नहीं थी, वह इंसान के भीतर कैद का सवाल थी। उन्होंने देखा कि डर इंसान को आदेश मानना सिखाता है, आराम उसे सवाल पूछना बुलाता है, और अप्रूवल उसे खुद से दूर कर देता है। शायद इसीलिए उन्होंने सबसे पहले खुद को आज़ाद किया, डर से, लालच से, और उस उम्मीद से कि कोई आकर जीवन बदल देगा, कोई आकर उन्हें बचा लेगा। उन्होंने समझ लिया था फ्रीडम दी नहीं जाती, देखी जाती है, समझी जाती है, जी जाती है। और शायद इसी कारण जब वो आखिरी बार चले तो उनके कदमों में जल्दबाजी नहीं थी, क्योंकि जो इंसान भीतर से मुक्त हो जाए उसके लिए अंत भी कैद नहीं बनता। लोग कहते हैं वो चले गए, लेकिन सच ये है कुछ लोग शरीर से जाते हैं और विचार बनकर लौट आते हैं। शायद आज़ादी वहीं से शुरू होती है, जब इंसान डर से नहीं, सच से जीना शुरू कर दे। भगत सिंह ने सिर्फ एक साम्राज्य को चुनौती नहीं दी थी, उन्होंने इंसान के भीतर बैठे डर को चुनौती दी, क्योंकि गुलामी सिर्फ सत्ता नहीं बनाती, डर भी बनाता है। और जब इंसान डर से समझौता करना छोड़ देता है, तब फ्रीडम जन्म लेती है। शायद इसीलिए कुछ लोग मरते नहीं, वो हर उस इंसान में जीते हैं जो सच के साथ खड़ा होने का साहस करता है।